नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, पीयूष ग्रंथि की। आज जो मैं नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं वो है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड्स की। अगर बात करें शेष जो ग्रंथियां हैं जो अंतःस्त्रवण का कार्य करती हैं, तो पहली ग्लैंड्स हैं पीनियल ग्लैंड्स। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले डायग्राम की। अगर डायग्राम क्लियर होता है तो उसके आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी से समझ में आ सकता है। तो देखें, तो डायग्राम को देखें तो ये हमको जो कैप्सूल नुमा, संपुट नुमा जो स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, गोले नुमा, ये कैप्सूल या संपुट कहलाता है। तथा इसके नीचे की ओर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये स्टॉक या व्रंत कहलाता है। तो इस तरह से एक शेप बनती है, जैसे हम कॉमा लगाते हैं दोस्तों, उस प्रकार की एक संरचना बन गई है। तो कॉमानुमा आकृति होने के कारण इसे कॉमा ग्रंथि भी कहा गया है। तो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। तो जैसे हम बात करें प्रश्न की, कौन कौन से प्रश्न हैं, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है शरीर में। तो कहाँ पाई जाती है? ये ब्रेन में, मस्तिष्क में ही पाई जाती है। और मस्तिष्क में भी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में ये कहाँ पाई जाती है? तो एपीथैलेमस, हमने मस्तिष्क पढ़ा था, तो मस्तिष्क में एक पार्ट है एपीथैलेमस। तो एपीथैलेमस की अधर सतह पर यह ग्रंथि उपस्थित होती है। दूसरा क्वेश्चन यहां बनता है, जब इसकी आकृति कॉमानुमा है, कॉमा जैसी इसकी आकृति है, तो दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कॉमा ग्लैंड किसे कहते हैं, कॉमा ग्रंथि किसे कहते हैं। दोस्तों, सिल्यूरियन ईरा काल के जो प्राणी थे, उन प्राणियों में एक थर्ड आई पाया जाता था जो कि ललाट पर उपस्थित था। समय बदला, कालांतर में ये थर्ड आई प्रतिस्थापित हुआ और प्रतिस्थापित होकर एपीथैलेमस की अधर सतह पर व्यवस्थित हो गया है, और वही कहलाता है पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे सामने कि कहाँ उपस्थित होती है, एपीथैलेमस की अधर सतह पर, और कॉमा ग्लैंड किसे कहते हैं? पीनियल काय को। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पीनियल काय कौन सा हार्मोन स्त्रवण करती है। तो कौन सा हार्मोन? तो देखो दोस्तों, ये हार्मोन है मिलेटोसिन। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन हार्मोन स्त्रावित करती है। तो पीनियल काय कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? मिलेटोनिन। तीसरा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल काय हमारे शरीर में हमारी जैविक दिनचर्या, उठने बैठने या फिर दैविक जो हम लगातार जो दिनचर्या अपनाते हैं, जैसे एक निश्चित समय पर उठना, निश्चित समय पर भूख लगना, इस सबको व्यवस्थित करने का काम पीनियल काय के द्वारा किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ बनता है कि शरीर की जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पीनियल काय को। तो पीनियल काय शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहलाती है। चौथा क्वेश्चन बनता है थर्ड आई। तो ये मैं कह रहा था कि थर्ड आई जो है, तीसरी आंख भी कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि शरीर को ये एक तरीके से कंट्रोलर की भांति व्यवहार कर रही है, तो इसको थर्ड आई भी कहा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन काफी सारे क्रिएट होते जा रहे हैं। एसएससी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। थर्ड आई किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? कॉमा ग्लैंड किसे कहते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और देखिए क्वेश्चन देखिए, सिक्स सेंस, इसे छठी ज्ञानेंद्रिय भी कहा गया है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में। कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों हमारे शरीर में? तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे श्रवणेंद्रिय, दर्शनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, ये सब जो 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा में उपस्थित हैं। उसके अलावा जो छठी ज्ञानेंद्रिय कहकर जो संबोधित किया गया है, वो किसे किया गया है? पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि को कहा गया है। तो इसे सिक्स सेंस भी कहा गया है। इसके अलावा स्टॉक ग्लैंड का मतलब है व्रंत युक्त। देखिए दोस्तों, इसकी स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये व्रंत दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो व्रंत नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको व्रंत युक्त ग्रंथि या स्टॉक्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो व्रंत युक्त ग्रंथि किसे कहते हैं?
पीनियल काय को। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, सेक्सुअल ग्लैंड। सेक्सुअल ग्लैंड से तात्पर्य है एक शिशु में जनन हार्मोन्स या जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित होने का एक निश्चित समय निर्धारित है शरीर में, तो वो सब कुछ समय निर्धारित किसके द्वारा किया गया है? पीनियल काय के द्वारा। तो ये सेक्सुअल ग्लैंड भी कहलाती है, सेक्सुअल क्लॉक भी कहा गया है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इसके मस्तिष्क में नष्ट हो जाने के कारण मस्तिष्क में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और CaSiO3 कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम सिलिकेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। तो क्रिस्टल बन जाते हैं तो इसे ब्रेन डस्ट या मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। तो ब्रेन डस्ट या मस्तिष्क की रेत किसे कहा जाता है? पीनियल काय को। तो दोस्तों दोबारा हम बात करते हैं, एक बार दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूं, आप थोड़ा ध्यान देने की प्रयास करें। देखिए क्वेश्चंस, हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस को हमको क्रिएट करना है और एक ग्लैंड्स पे से क्वेश्चन कहीं से भी मिस नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या से हो गया कि पीनियल ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो एपिथैलेमस की अधर सतह पर। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन, सेरोटोनिन। और थर्ड आई किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहते हैं? कॉमा ग्लैंड किसे कहते हैं? सिक्स सेंस किसे कहते हैं? पीनियल आइज किसे कहते हैं? इन सबके आंसर्स क्या होते हैं? पीनियल ग्रंथि। तो ये दूसरी हमारी ग्रंथि होती है पीनियल ग्लैंड। अब तीसरी जो ग्रंथि है, तीसरे जो अंतःस्त्रवण का कार्य करती है, वो कौन सी है दोस्तों? थायराइड ग्लैंड। देखिए दोस्तों, हम लगातार जो है वो ग्लैंड्स की बात करते जाए। तो पहली ग्लैंड्स हमने बात करी थी कौन सी? पिट्यूटरी। उसके बाद पीनियल का है, और थर्ड जो तीसरी बात कर रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, ये हमको जो डायग्राम दिख रहा है, तो ये लंग्स या फेफड़े, और ये जो क्या है? श्वास नली या ट्रेकिया। तो ट्रेकिया में ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिख रही है, अंग्रेजी के एच नोमा जो है आकृति दिखाई दे रही है। तो ये जो एच नोमा जो शेप है वो किसकी है? थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ बनता है कि थायराइड ग्लैंड की आकृति कैसी होती है? तो कैसी आकृति होती है दोस्तों? अंग्रेजी के एच अक्षर के समान। तो थायराइड ग्लैंड अंग्रेजी के एच अक्षर के समान आकृति लिए हुए है लगभग। भ्रूणीय एंडोडर्म, भ्रूणीय एंडोडर्म से इसका निर्माण हुआ है। जो भ्रूण की 3 जो लेयर्स हैं, उनमें जो एंडोडर्म्स है, एंडोडर्म लेयर है, उससे इसका निर्माण होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाली सभी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं, उन सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी। तो यहाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। वजन अगर देखें इसका तो लगभग 25 ग्राम इसका वजन है। डाइकॉन्डियल या द्विकंदिकीय, या फिर कहें कि द्विपिंडिकीय एक संरचना है। ये 2 पिंडों में डिवाइड या 2 पिंडों में बटी हुई ये संरचना है, जिससे काफी सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। हम देखें कौन सा। देखिए दोस्तों, थायराइड जो ग्रंथि है उससे एक पदार्थ स्रावित होता है, एक प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन। कौन सा प्रोटीन है? थायरोग्लोबुलिन। और ये जो प्रोटीन है वो आयोडीन या अन्य मिनरल से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निर्माण करता है, जिसे कहते हैं थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन को काफी श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे थायरोक्सिन को T1, T2, T3, T4 इत्यादि कहकर संबोधित किया गया है। तो मेनली यहाँ क्वेश्चन बनता है कि थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो क्या आंसर देंगे हम? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। अंग्रेजी के किस अक्षर के समान है? ये एच अक्षर के समान इसकी आकृति है। कितना पिंडकीय है? द्विपिंडकीय है। कितना वजन है? 25 ग्राम। और क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण कौन सी लेयर से हुआ है भ्रूण की? तो एंडोडर्म से इसका निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन बनता है कि कार्य क्या करती है भाई। अब इस संरचना और आकृति की बात होगी, अब बात करते हैं कि भाई क्यों पाई जाती है, क्या काम है इसकी, करती क्या है ये। तो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म, जो भी क्रियाएं चल रही है, उपापचयी जो क्रियाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उपापचयी क्रियाएं। तो हम जो भोजन करते हैं, भोजन करने के पश्चात जो पाचन कर लिया, और पाचन के पश्चात जो भी कुछ शरीर को जैविक रूप देने के लिए जो भी हम अपनाते हैं,
जैसे श्वसन है, जैसे हृदय स्पंदन है, या फिर अन्य सभी क्रियाएं जो कि जीवित रखने के लिए उत्तरदायी हैं, उन सभी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहते हैं दोस्तों। तो उन उपापचयी क्रियाओं पर कंट्रोलर की भांति व्यवहार करती है, कंट्रोल रखती है, नियंत्रण दर्शाती है। अब देखिए दोस्तों, आप अगले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि भाई अगर मान लो थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो फिर कौन सा रोग होगा, और अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम थायरोक्सिन की कमी, जो हार्मोन्स है थायरोक्सिन, उसकी अगर कमी हो जाए, मान लो थायराइड ग्रंथि नहीं चल रही है ढंग से या प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रही है, तो कमी हो जाए तो वो सिचुएशन, वो स्थिति क्या कहलाएगी, तो हाइपोथायरोडिज्म। क्या कहलाएगी दोस्तों, हाइपोथायरोडिज्म। तो अगर या कहें अगर थायरोक्सिन की कमी होने पर कौन सी सिचुएशन उपस्थित होती है, हाइपोथायरोडिज्म। और इस सिचुएशन में रोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो काफी सारे फेमस रोग हैं जैसे क्रिटिनिज्म, जिसे क्या कहते हैं, जड़ वामनता, यानी कि इसमें क्या होगा, शारीरिक रूप से शिशु हष्टपुष्ट नहीं होगा, शारीरिक अपंगता दर्शाता है, जिसे हम क्रिटिनिज्म या जड़ वामनता कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बनता है, एक और डिजीज हम देख सकते हैं, उसका नाम है हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग, हाशिमोटो रोग क्या है, देखिए दोस्तों, हाशिमोटो रोग की अगर बात करें, हाशिमोटो रोग से तात्पर्य है कि इस सिचुएशन में हाशिमोटो में कोई भी जो प्रतिजैविक औषधियां हैं, प्रतिजैविक जो भी दवाइयां या औषधियां शरीर में ली गई हैं, वे सारी दवाइयां विष की भांति, जहर की भांति व्यवहार करती हैं। तो हाशिमोटो रोग की अगर बात करें तो क्वेश्चन बनता है कि थायरोक्सिन हार्मोन के प्रभावित होने से कौन सा रोग हो सकता है, हाशिमोटो रोग, या फिर कौन सा दूसरा रोग कौन सा है, क्रिटिनिज्म। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लो अगर थायरोक्सिन की अधिकता होती है, अगर इसकी अधिकता होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरथायरोडिज्म। क्या कहते हैं इसे, हाइपरथायरोडिज्म। और इसमें भी काफी सारे रोग हो सकते हैं, जैसे कौन सा है, हम बात करते हैं गलगंठ या घेंगा, या कौन सा रोग है, गायटर, या अपन क्या बोल सकते हैं, गलगंठ, घेंगा या गायटर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो थायराइड जो ग्लैंड है, इसमें सूजन आ जाती है, और सूजन आने से गला जो है वो फूल कर मोटा हो जाता है। तो इसमें गला फूल कर कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो हमने बात करी थायराइड ग्लैंड्स की कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, वेट इसका 25 ग्राम है, डाइकोन्डियल है, अंग्रेजी के एच लेटर के समान शेप है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है ये। इसके अलावा कमी से क्रिटिनिज्म, हाशिमोटो रोग हो रहे हैं, और अधिकता से गलगंठ या घेंगा गाइटर रोग भी हो सकता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्लैंड, तो परावटु ग्रंथि। देखिए दोस्तों, एक बार देखिए दोबारा, थायराइड को क्या कहते हैं हम लोग, अवटु। तो थायराइड को अवटु ग्रंथि कहते हैं। और थायराइड की शेप अपने ये बात करी थी, यहाँ पर ये इस तरह से एच नुमा जो है शेप। तो थायराइड के चारों शीर्षों पर ये जो पॉइंटेड जो संरचना दिखाई दे रही है, तो ये जो पॉइंटेड जो संरचना है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड के चारों शीर्षों पर, तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि पैराथायराइड ग्रंथि की स्थिति क्या है, कहां पर उपस्थित होती है। तो जो गले में थायराइड ग्रंथि है उसके चारों शीर्षों पर 4 ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया कि पैराथायराइड ग्लैंड्स की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, 4 या 2 जोड़ी। तो पैराथायराइड ग्लैंड की संख्या कितनी होती है, 4 या 2 जोड़ी। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि भाई ये हार्मोन कौन सा स्रावित करती है, स्रावित हार्मोन कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, पैराथार्मोन हार्मोन स्रावित करती है। तो पैराथायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है दोस्तों, पैराथार्मोन। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन बनता है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। ये जो पैराथार्मोन है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक था फिलिप कॉलिप। क्या नाम है? फिलिप कॉलिप। तो फिलिप कॉलिप नामक वैज्ञानिक ने की, तो इसलिए इस पैराथार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। कॉलिप हार्मोन। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है दोस्तों कि कॉलिप हार्मोन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पैराथार्मोन हार्मोन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो गए कि फिलिप हार्मोन किसे कॉलिप हार्मोन किसे कहते हैं, संख्या कितनी होती है, या कहां पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पैराथार्मोन करता क्या है भाई अब ये शरीर में पाया जा रहा है तो इसका उपयोगिता क्या है, करता क्या है। तो पैराथार्मोन शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस पर की मात्रा पर नियंत्रण करता है, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर का वो अप टू डेट कैल्शियम या फास्फोरस के जो स्तर है उसको सेटल डाउन करता है, उसको स्थिर रखता है। कैल्शियम फास्फोरस के स्तर को लगातार सेटअप करने का प्रयास करता है। तो कैल्शियम फास्फोरस की बात करें, दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि अगर पैराथार्मोन की कमी हो जाए, पैराथार्मोन की अगर कमी हो जाए तो फिर कौन सा डिजीज क्रिएट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर पैराथार्मोन की कमी होगी तो कैल्शियम फास्फोरस का जो स्तर है वो अनियमित हो जाएगा, अनियंत्रित हो जाएगा। और जब अनियंत्रित हो जाएगा कैल्शियम फास्फोरस का स्तर, तो यहाँ पर एक रोग होता है जिसे क्या कहते हैं, टिटेनी। क्या कहते हैं? जिसे टिटेनी रोग, जिसमें शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? शरीर में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, शरीर की मांसपेशियां जकड़ जाती है, शरीर की मांसपेशियों में ऐंठन, हड्डियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर पैराथार्मोन की अगर अधिकता हो जाती है, अगर ये मात्रा इसकी बढ़ जाती है, तो फिर कौन सा रोग हो जाएगा। तो हम जानते हैं जिसे क्या कहते हैं, पथरी, स्टोन होना, या फिर यहीं से रोग हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो एक रोग और है ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा देखिए आप। हार्मोन स्रावित किया जा रहा है पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा, जिसकी खोज किसने की है? फिलिप कॉलिप ने। तो कॉलिप हार्मोन किसे कहते हैं? पैराथार्मोन को। कमी से कौन सा रोग होता है? टिटेनिया, शरीर में ऐंठन होना। और अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस या पथरिया, स्टोन बन जाना। तो दोस्तों ये मैं बात कर रहा था ग्लैंड्स की, जिनमें मैंने 3 ग्लैंड्स की बात इस वीडियोस में की है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं और शेष बची हुई जो ग्लैंड्स हैं उनकी बात करूंगा। लगातार मैं वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप और नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जो है वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको नए से नया कंटेंट मिले, नए से नया कॉन्सेप्ट, आपका जो साइंस की प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से सॉल्व हो सके। तो मैं विशाल शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।